प्रस्तुत अध्याय में हम मुद्रास्फीति के संबंध में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमतों और सामान्य कीमतों में वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। दो कारणों से मुद्रास्फीति ने आर्थिक साहित्य में सतत रूप से अपना महत्व बनाए रखा है। एक कारण तो ये है कि समय के साथ स्फीति की दर, कीमतों में वृद्धि की दर में एक्सेलरेशन हुआ है भूतकाल में, और समय के साथ कीमतों में स्फीति की दर में जो त्वरण हुआ है, जो कीमतों में वृद्धि में त्वरण हुआ है, जो स्फीति की दर बढ़ी है, उसके कारण इस समस्या के को पहचानने, इसके कारण और इसके समस्या समाधान पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। और दूसरा कारण यह है कि यह विकास से जुड़ी केवल विकसित देशों की समस्या नहीं है, अपितु विकासशील देशों की भी समस्या है। इन दो कारणों ने मुद्रास्फीति को एक सर्वाधिक चर्चा वाला आर्थिक जगत में विषय बनाया है। इस अध्याय में हम जान सकेंगे और इन चीज़ों का मूल्यांकन कर सकेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, हम मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि इनको सार्थक रूप से अंतर कर सकें। मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। मुद्रास्फीति मांग प्रेरित स्फीति, लागत जनित स्फीति या ढांचागत स्फीति। मुद्रास्फीति के कारण हम जान सकेंगे, और जो कि जब हम कारण जान सकेंगे तो हम ये भी जान सकेंगे कि मुद्रास्फीति का समाधान क्या होगा। मुद्रास्फीति के जो आधुनिक सिद्धांत जो बताते हैं कि बेरोजगारी और स्फीति, जब हम आर्थिक नीति के लक्ष्यों की बात करते हैं तो हमारे सामने लक्ष्य आता है स्टेबिलिटी विद ग्रोथ। एक लाइन में अगर आर्थिक नीति के लक्ष्य की बात करें तो स्टेबिलिटी विद ग्रोथ, यानी कीमतें स्टेबल होनी चाहिए, कीमतों की ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और आय में वृद्धि दर तेज़ होनी चाहिए। आय में वृद्धि दर तेज़ का मतलब है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम रहनी चाहिए। तो स्फीति और रोजगार की समस्या गंभीरता से जुड़ी हुई है। व्यावहारिक अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि इनके बीच में जुड़ाव है, कुछ संबंध है। मुद्रास्फीति के आर्थिक परिणाम, मुद्रास्फीति को किस तरीके से रोका जा सकता है, और एक और नवीन घटना आर्थिक साहित्य में जिसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इन सबको जान सकेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात हम ये जान सकेंगे कि स्फीति क्या है, स्फीति किन कारणों से है, और स्फीति को समझ सकेंगे, स्फीति के विभिन्न आर्थिक घटनाओं से संबंध को जान सकेंगे और उनका विश्लेषण हम कर सकेंगे। स्फीति का अर्थ, सबसे पहली बात ये होती है कि स्फीति हम किसे मानेंगे। सामान्य वस्तुओं, सभी वस्तुओं की कीमतों में, केवल कुछ एक वस्तु नहीं, सभी वस्तुओं की कीमतों में लगातार, सतत और पर्याप्त वृद्धि स्फीति है। हम इस बात को समझें कि कीमत ऊंची होना स्फीति नहीं है। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइस, दैट राइजिंग इज स्टेडी एंड सस्टेन्ड, लगातार रूप से है और पर्याप्त रूप से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी ऊंची कीमत स्फीति नहीं है। और यह एक असंतुलन की दशा है। सतत मात्रा में कीमत वृद्धि होनी और पर्याप्त मात्रा में कीमत वृद्धि होगी तभी हम कहेंगे कि स्फीति की स्थिति है। और इसका विश्लेषण जो है वो प्रावैगिकी की सहायता से ही किया जा सकता है। स्फीति को मापा जा सकता है टी वर्ष में स्फीति, इसको हम माप सकते हैं कि टी वर्ष में कीमत स्तर माइनस T-1 वर्ष में कीमत स्तर बटे T-1 वर्ष में कीमत स्तर, यानी हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन इन टी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वर्ष 2019 में स्फीति कितनी रही। तो वर्ष 2019 में कीमत स्तर क्या रहा, 2018 में कीमत स्तर क्या रहा, इनके अंतर में यदि 2018 की कीमत स्तर का भाग दे दिया जाए तो 2019 में कीमत स्तर आएगा। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक कीमत सूचकांक, उसका स्फीति की गणना के लिए जो प्रति सप्ताह क्रमांक एकत्रित किए जाते हैं, और प्रति सप्ताह इसी तरह 52 सप्ताह का या 54 सप्ताह का जो भी औसत है, उस औसत वार्षिक स्फीति होती है। तो कीमतों में वृद्धि की दर, वो कीमतों में वृद्धि ज्ञात होती है। कीमतों में वृद्धि की दर उससे पिछले वाले वर्ष की वृद्धि की जो कीमत
सूचकांक है वो घटाने पर हम ये पता कर सकते हैं कि साल में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई, और कीमत सूचकांक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। यानी स्फीति का मतलब है कि सभी वस्तुओं, सामान्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार और सतत वृद्धि होनी चाहिए, और यह सतत रूप से चलने वाली एक घटना है, यानी प्रक्रिया है कीमत वृद्धि की। कीमत वृद्धि को थोक कीमत सूचकांक, स्फीति को थोक कीमत सूचकांक से मापा जा सकता है। इसके अलावा स्फीति कीमत वृद्धि का किसी वर्ग विशेष पे क्या फर्क पड़ा उसको जानने के लिए हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक काम में लेते हैं। स्फीति को मापने का एक और तरीका हमारे पास होता है जिसको हम जीएनपी डिफ्लेटर बोलते हैं। करंट ईयर जीएनपी, करंट ईयर मीन्स ऑन करंट प्राइस जीएनपी एंड ऑन फिक्स प्राइस जीएनपी। जब चालू कीमतों पर स्थिर कीमत सूचकांक से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमें जीएनपी डिफ्लेटर प्राप्त होगा। जीएनपी डिफ्लेटर एक बेटर मेजरमेंट है, क्योंकि इसमें सभी वस्तुओं की कीमतें समाहित होती हैं और एक व्यापक सूचकांक है मुद्रास्फीति को मापने का। अब हम बात करते हैं स्फीति के प्रकार। इन्फ्लेशन जो है वो तीव्रता के आधार पे एक प्रकार बनता है कि साधारण स्फीति हो सकती है, तीव्र स्फीति हो सकती है, अत्यधिक हाइपर इन्फ्लेशन 4 अंकों में और ज़्यादा स्फीति हो सकती है। यानी ये जो स्फीति का प्रकार है ये तीव्रता के आधार पर उनके प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरा, स्फीति का प्रकार और कारणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि स्फीति डिमांड पुल हो सकती है, मांग जनित स्फीति हो सकती है। मांग जनित का मतलब है कि मांग एक कारण है जिसके कारण स्फीति होती है, अभी हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। या फिर पूर्ति जनित स्फीति हो सकती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है, या एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो सकती है, ढांचागत स्फीति हो सकती है। हमें देखेंगे कारणों के आधार पर आगे कि मांग, पूर्ति और इसमें क्या अंतर है। मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी ये 45 डिग्री रेखा है, पहले आरेख में ई ये समग्र पूर्ति है और सी प्लस आई प्लस जी ये समग्र मांग है। वाई एफ जो हमारी स्थिति है वो पूर्ण रोजगार के साथ उत्पादन स्तर है। पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर के साथ ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति, यानी पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर पर समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक है। तो ये जो मांग की अधिकता है यह कीमत वृद्धि लेकर के आती है, इससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे मांग प्रेरित स्फीति कह सकते हैं। मांग प्रेरित स्फीति को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। समग्र पूर्ति वक्र जो धनात्मक ढाल का है, एक्स अक्ष पे उत्पादन है, वाई अक्ष पे कीमत स्तर है। समग्र मांग वक्र ऋणात्मक ढाल के हैं। जब समग्र मांग में वृद्धि होने से एडी वक्र से एडी1 हो जाता है तो कीमत पी से बढ़कर के P1 के रूप में हो जाती है और कीमत बढ़ने की प्रक्रिया। ये मांग जनित जो स्फीति है, मांग प्रेरित स्फीति है, ये बता रही है कि किस तरह से मांग में वृद्धि होने से, समग्र मांग में वृद्धि होने से और कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरा कारण होता है लागत जनित स्फीति और ढांचागत स्फीति। ये लागत प्रेरित स्फीति है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल अभी हमने देखा, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी फैक्टर्स आर इन दिस केस रिलेटेड टू द कॉस्ट साइड और द प्रोडक्शन साइड ऑफ ए कमोडिटी। ये एएस समग्र पूर्ति वक्र है, एडी समग्र मांग वक्र है। इनका संतुलन पी बिंदु पे है, लेकिन अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो समग्र मांग, समग्र पूर्ति का स्तर ऊपर चला गया, समग्र पूर्ति कम हो गई, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, तो नए कीमत स्तर, उत्पादन स्तर भी कम हो गया। यानी किसी भी कारण से जब सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है तो वो कीमतों में वृद्धि की तरफ लेकर जाती है। जैसे मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि, इसके कारण हो सकते हैं लागत प्रेरित स्फीति के कि मॉनेटरी वेज में वृद्धि। यदि ये मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि श्रम की उत्पादकता से ज़्यादा अधिक में वृद्धि है तो ये लागत प्रेरित वृद्धि होगी। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होगी तो ये एग्रीगेट सप्लाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। बिजली की कीमतें बढ़ जाएँ, बिजली की जो कीमत है वो उत्पादन की लागत के रूप में है,
इसी तरह से ब्याज की लागत के रूप में बढ़ जाए। जो उत्पादन की लागत है अगर उसमें वृद्धि होती है तो वो समग्र पूर्ति वक्र को बाईं तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी और इसका परिणाम होगा कीमतों में वृद्धि होगी। एक और परिघटना विशेषकर जिसका संबंध विकासशील देशों के साथ में है, देखने को मिलती है कि विकासशील देशों में जो कीमत वृद्धि है या स्फीति की जो घटना है वो स्फीति की घटना मांग जनित या कॉस्ट पुश होने की बजाय उनके विकास के प्रयासों के साथ जुड़ी हुई है। मिडल और स्ट्रीटर ने यह पाया कि विकासशील देशों में जो स्फीति की समस्या है उसका कारण कॉस्ट डिमांड पुल या कॉस्ट पुश नहीं है, अपितु जब वो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और उनके विकास में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो रुकावटें इस सप्लाई चेन को कंटिन्यूस आगे बढ़ने से रोकती हैं और उसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ये जो सेक्टरल ब्लॉक या रिजिडिटी है ये इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल लेके आती है। यानी आधारभूत ढांचे की समस्याएं हो सकती हैं, सड़कें हैं, सिंचाई है, बिजली है, इनके अभाव के कारण कीमत वृद्धि हो सकती है। भूमि सुधारों का अभाव या भू स्वामित्व का पुराना तरीका ये हो सकता है। तकनीकी पिछड़ापन उसके कारण हो सकता है। संरचनात्मक और प्रशासनिक बाधाएं हो सकती हैं जिसके कारण कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं और उत्पादन में जो जिस स्मूथ तरीके से इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। संसाधनों का अभाव, यानी देश के विकास में जो संसाधन चाहिए उसकी तुलना में संसाधन नहीं होते, विदेशी सहायता से भी संसाधन नहीं होते, मार्केट से भी संसाधन नहीं मिल पाते। इसी तरह से विदेशी मुद्रा का अभाव होता है। कच्चा माल खरीदने, मशीन खरीदने, तकनीकी खरीदने आदि, खाद्यान्न क्रय करने, ऊर्जा के संसाधन क्रय करने, इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। जब विदेशी मुद्रा का अभाव होता है तो ये उत्पादन प्रक्रिया इन देशों में ठप हो जाती है और कीमती वृद्धि के रूप में होती है। इसी तरह से आधारभूत ढांचे की कठिनाई, सड़कों की है, रेलवे की है, पुल की है, सिंचाई की है, बिजली की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, इन सब के अभाव के कारण उत्पादन की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चलती और इसमें समस्याएं आती हैं। ठीक इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि खाद्यान्न की समस्याएं, देश में गंभीर जो सूखा और अकाल की स्थितियां होती हैं तो उसमें गंभीर खाद्यान्न संकट होता है और खाद्यान्न की कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। यानी देश विकासशील अवस्था में, विकासशील देश है, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है तो सभी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के स्मूथ तरीके से उसको सपोर्ट करें ये आवश्यक नहीं है। यदि किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या होती है, आधारभूत ढांचे की है, तकनीकी है, संरचना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल फैक्टर है, फॉरेन करेंसी है, फूड सिक्योरिटी है, इनमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कीमत वृद्धि के रूप में अभिलक्षित होती है। मिडिल और स्ट्रीटन ये कहते हैं कि विकासशील देशों की जो स्फीति की समस्या है वो एक अलग तरह की प्रकृति है और यह है उनकी प्रकृति विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है, जो इन कारणों से वो देखते हैं कि यह ढांचागत स्फीति होती है। अब स्फीति क्यों होती है, कीमतों में वृद्धि के क्या कारण होते हैं? जैसा हमने देखा, फ्रीडमैन ये कहते हैं कि स्फीति एक मौद्रिक तत्व, कीमतों में वृद्धि मुद्रा के कारण है। सर्वत्र एवं सदैव एक मौद्रिक तथ्य है और ऊंची दरों में और दीर्घकाल में स्फीति मौद्रिक तथ्य है। यदि स्फीति की दर ऊंची है और लंबे समय तक स्फीति रहती है तो निश्चित रूप से ये मौद्रिक कारण से है, मुद्रा के कारण से है। अगर मुद्रा की पूर्ति उत्पादन की पूर्ति से अधिक होती है तो अधिक मुद्रा कम उत्पादन का पीछा करती है और उत्पादन वृद्धि के रूप में ये दीर्घकाल में परिलक्षित होती है। जब उत्पादन में गतिहीनता या उत्पादन की धीमी गति से बढ़ना, कई बार उत्पादन में सप्लाई साइड ब्लॉकेज आ जाते हैं या प्रतिबंध आ जाते हैं तो उसके कारण कीमतें बढ़ती हैं। कॉस्ट पुश, जैसा हमने देखा, बिजली की लागत, कोयले की लागत, पेट्रोल की लागत, मजदूरी, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, इनकी कॉस्ट में अगर इंक्रीज होता है तो वो एग्रीगेट सप्लाई को कम करते हैं तो कीमतें बढ़नी हैं। ठीक इसी तरह से प्रशासनिक और नियंत्रित कीमतें, विकासशील देशों में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो प्रशासनिक कीमतें होती हैं। सरकार के द्वारा जो नियंत्रित क्षेत्र हैं उनका बड़ा हिस्सा होता है और जब वो कीमतें बढ़ती हैं, जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं, खाद्यान्न की कीमतें हैं, पीडीएस की कीमतें हैं या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे इन सब कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है तो अर्थव्यवस्था में एक वो चक्र निर्मित हो जाता है कीमत वृद्धि का। इसलिए
कीमतें प्रशासित यानी सरकार के नियंत्रित क्षेत्रों में कीमत वृद्धि के कारण बाकी क्षेत्रों में उसका अनुसरण होना, बाकी क्षेत्रों में कीमत वृद्धि के रूप में परिलक्षित होना, ऐसा भी देखा गया है। कई बार बाजारों में प्रत्याशाएं होती हैं वस्तु के अभाव से संबंधित और वस्तु की किस्म से संबंधित। कई और तरह की सामान्य परिस्थितियों में अफवाहें होती हैं, वो प्रत्याशाएं और अफवाहें अपनी भूमिका होती है। परोक्ष करों में वृद्धि भी एक स्फीति का कारण हो सकता है। ये कारण है जिसके हम कहते हैं कि स्फीति है। आधुनिक सिद्धांत में माना जाता है कि स्फीति और बेरोजगारी की घटना गंभीर रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम ये देखते हैं कि फिलिप्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। वो ये कहते हैं कि मजदूरी में परिवर्तन और बेरोजगारी की दर के मध्य नकारात्मक संबंध पाया। ये आरेख हम देख सकते हैं। ओ पी के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब चेंज इन प्राइसेस, और दूसरी तरफ डब्ल्यू के ऊपर डॉट है, इसका मतलब चेंज इन वेज रेट। तो फिलिप्स ने ओरिजिनली ये पाया कि बेरोजगारी की दर और मजदूरी में परिवर्तन की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। यानी अगर मजदूरी में परिवर्तन तेज़ गति से होता है तो बेरोजगारी की दर कम होगी, और मजदूरी में परिवर्तन का धीमी गति से होता है, मजदूरी में वृद्धि धीमी गति से होती है, तो बेरोजगारी अधिक ऊँची होगी। यानी बेरोजगारी की दर और मजदूरी में परिवर्तन की दर के मध्य विपरीत संबंध और एसिमेट्रिक रिलेशन फिलिप्स ने पाया। फिलिप्स ने ये देखा कि मजदूरी की दर और कीमत वृद्धि की दर के बीच में एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर कीमत वृद्धि दर हमें निकालनी है तो मजदूरी की दर वृद्धि में से श्रम की उत्पादकता वृद्धि दर घटा दी जाए तो कीमत वृद्धि दर के रूप में आएगी। जैसे इसमें देखा कि 3% श्रम की उत्पादकता के रूप में है, इसलिए इस जो मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के संबंध को कीमत में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के रूप में परिभाषित व्यक्त किया जा सकता है। और ऐसा व्यक्त करने पर हमें स्फीति और बेरोजगारी की दर के बीच में एक ऋणात्मक संबंध हमारे सामने प्रकट होता है। यह संबंध हमें बताता है कि कीमत में परिवर्तन की दर मजदूरी में परिवर्तन की दर माइनस श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की दर, इससे ज्ञात होगा। तो फिलिप्स ने जो संबंध देखा मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में, वह कीमत में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी के बीच में स्थापित हो गया। और कीमत में परिवर्तन की दर स्फीति होती है, यानी स्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध स्थापित हो गया। यह कीमत में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि बेरोजगारी कम करना चाहते हैं तो स्फीति की ऊंची दर स्वीकार करनी होगी, और स्फीति की दर को कम करना चाहते हैं तो बेरोजगारी की ऊंची दर को स्वीकार करनी होगी। देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो तो हमें हायर प्राइस सहन करना पड़ेगा, यदि हम चाहते हैं कि प्राइस कम हो तो हमें इन्फ्लेशन कम हो तो हमें हायर अनएम्प्लॉयमेंट सहन करना पड़ेगा। ये फिलिप्स कर्व के पॉलिसी इम्प्लीकेशन थे। ऐसा फिलिप्स ने व्यवहारिक अध्ययनों में पाया। इस कारण बेरोजगारी की अलग अलग दरों पर श्रम हम ये देखते हैं कि फिलिप्स वक्र एसिमेट्रिक है, यानी फिलिप्स वक्र का जो ढाल है वो समान नहीं है। फिलिप्स वक्र का ढाल बेरोजगारी की निची दरों पर बहुत अधिक है और बेरोजगारी की ऊंची दरों पर कम है। इसका कारण उन्होंने बताया कि अलग अलग रोजगार की दरों पर श्रम की सौदाकारी शक्ति अलग अलग होती है। मजदूरों की मांग जो है, मजदूरी की मांग की जो सामान्य वृद्धि है, उनकी स्थिति, व्यापारिक गतिविधियों की प्रकृति और श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन, ये कारण है जिस कारण से उन्होंने देखा कि फिलिप्स वक्र जो है वो बेरोजगारी की निची दरों पर अधिक ढालू होता है, अर्थात थोड़ा सा 2% से 1% अनएम्प्लॉयड लाएंगे तो कीमत वृद्धि बहुत अधिक सहन करनी पड़ेगी, बजाय उसके कि हम 5% या 4% अनएम्प्लॉयमेंट लाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से बेरोजगारी की ऊंची दरों पर कीमतों में वृद्धि की दर कम होती है, यानी फिलिप्स वक्र का ढाल जो है वो कम होता जाता है। लेकिन बाद के अध्ययनों में पाया गया कि फिलिप्स वक्र में विवर्तन होता है। विपरीत पूर्ति संकट यानी स्टैगफ्लेशन और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के कारण जब लॉन्ग टर्म का फिलिप्स वक्र देखा गया, हम इसको देख सकते हैं, इस लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व को। लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व में वास्तविक बेरोजगारी दर हम इसको देख रहे हैं कि यू स्टार जो बिंदु है एक्स एक्सिस पर, ये बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है
और पी डॉट जो ऊपर है ये कीमत वृद्धि की दर है। हमने देखा है कि जब जो हमारा फिलिप्स वक्र है वो E0 3% एक्सपेक्टेशन के साथ है कि देयर इज एक्सपेक्टेशन टू राइज इन प्राइस एट 3%। और जब यह प्रयास किया जाता है कि बेरोजगारी की दर को घटा प्राकृतिक दर से कम किया जाए तो हमारा जो फिलिप्स वक्र है ए बिंदु से बी पर आ जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद में ये जो कीमत वृद्धि है 5% कीमत वृद्धि है ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन हो जाती है और एक नया फिलिप्स वक्र हो जाता है जो सी बिंदु पर इसको बी से सी की तरफ चला जाता है। जब कुछ समय जब इन्फ्लेशन रेट 5% है और फिर बेरोजगारी की सामान्य दर जो प्राकृतिक दर से कम करने का प्रयास कर सी से डी की तरफ आते हैं तो कुछ समय बाद ये जो 7% स्थिति नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन हो जाती है और ये फिलिप्स वक्र नया बन जाता है। यानी हम दीर्घ काल में देखते हैं कि हमारा जो फिलिप्स वक्र है वो वर्टिकल हो जाता है, यानी नेगेटिव स्लोप नहीं होता। यानी बेरोजगारी की दर उत्पादन घटकर अपने स्तर पर लौट आता है और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ने पर, महिलाओं के कार्यशील दर बढ़ने पर, सामाजिक सुरक्षा बढ़ने पर और बेरोजगारी के स्वाभाविक दर में परिवर्तन होता है और दीर्घ काल में जो हमारा फिलिप्स वक्र है वो वर्टिकल हो जाता है। दीर्घ काल में फिलिप्स वक्र वैसा नहीं होता जैसा कि फिलिप्स कहते हैं। मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रास्फीति के आर्थिक परिणाम होते हैं, वो इस पे निर्भर करते हैं कि स्फीति कितनी है। सामान्यतः अलोकप्रिय होती है, निर्धन विरोधी होती है, आय के वितरण को और अधिक असमान करती है, राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार को कम करती है और देश की दीर्घकालीन विकास में समस्या उत्पन्न करती है। एक स्फीति वो होती है जिसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमानित। इसके लिए लोग समायोजन कर लेते हैं और इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। दूसरा जिसका पूर्वानुमान नहीं होता, आकस्मिक स्फीति होती है। इसलिए आय व संपत्ति के वितरण, पहला जो आकस्मिक स्फीति है, जो पूर्वानुमानित स्फीति है जिसका हम पहले अनुमान लगा सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं होते क्योंकि उसका अनुमान होता है और उसके समायोजन के लिए प्रयास कर लेते हैं। लेकिन जो आकस्मिक स्फीति होती है वो आय और संपत्ति के वितरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, वास्तविक आय को कम करता है, ऋणदाता और ऋणी इन दोनों पे अलग अलग असर पड़ता है। ऋणदाता को नुकसान होता है, निश्चित आय समूह को नुकसान होता है, उत्पादक और व्यापारी कीमतों में उत्पादन लागत की वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि होती है और मजदूरी पीछे छूट जाती है। पहले कीमत वृद्धि होती है, मजदूरी वृद्धि उसके बाद में होती है। ब्याज की बाजार दर ब्याज की वास्तविक दर व स्फीति की पूर्वानुमानित दर के योगफल के बराबर होती है। जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मॉनेटरी रेट और इन्फ्लेशन के बीच के अंतर के बराबर होती है। ठीक इसी तरह से उत्पादन पर प्रभाव, हल्की मुद्रास्फीति उत्पादन वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि कीमतें मजदूरी से पहले बढ़ती हैं। मांग जनित स्फीति कीमत और उत्पादन में वृद्धि करती है, लेकिन लगातार जनित स्फीति, लागत जनित स्फीति कीमतें बढ़ा देती है और उत्पादन को कम कर देती है। अति मुद्रास्फीति बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा करती है और इससे अनिश्चितता बढ़ती है और संचय एवं जो काला बाजार वो भी बढ़ता होता है। दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर कम स्फीति उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि कीमतें पहले बढ़ती हैं, मजदूरी बाद में बढ़ती है, जो लाभ के हिस्से को बढ़ाती है, उद्यमी की आय और बचत बढ़ती है। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, उपभोग बढ़ता है और अनुत्पादक संचय की प्रेरणा मिलती है और निर्धनता में बढ़ोतरी होती है। ठीक इसी तरह से मुद्रास्फीति जब अप्रत्याशित होती है तो भुगतान संतुलन पर विपरीत असर पड़ता है, निर्यात महंगे और आयात सस्ते और व्यापार घाटा बढ़ता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, अगर हम बात करें कि इस स्फीति को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो जो हमारे पास उपाय होते हैं उसमें 4 उपाय प्रमुख रूप से होते हैं: मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, भौतिक उपाय और आय उपाय। मौद्रिक उपाय का उद्देश्य होता है मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के उधार की लागत को नियंत्रित करके और मौद्रिक लागतों को नियंत्रित करना। जैसे मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा की लागत पर नियंत्रण। मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की मात्रा या साख की लागत 2 तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। साख नियंत्रण के जो मात्रात्मक उपाय हैं
खुले बाजार की क्रियाएं हैं, बैंक दर है, वैधानिक तरलता अनुपात है, नकद रिजर्व अनुपात है, ये सब हम विस्तार से साख नियंत्रण में पढ़ेंगे। यानी ये मौद्रिक मात्रात्मक उपाय हैं। कुछ उपाय गुणात्मक होते हैं, न्यूनतम मार्जिन, ऋणों की अधिकतम सीमा, ब्याज की अलग अलग दर। ये वो तरीके हैं जो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की उपलब्धता की लागत को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के नियंत्रण के माध्यम से स्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा हमारे राजकोषीय नीति है। इसमें सरकार अपने कर के माध्यम से सरकारी व्यय, सार्वजनिक कर्ज और घाटे की वित्तीय व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं। जब स्फीति बहुत अधिक होती है तो घाटे की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, नए जो मुद्रा जारी होती है उसको नियंत्रण में किया जाता है और राजकोषीय उपाय करे जाते हैं। ठीक इसी तरह से वस्तु की आपूर्ति को सुधार करने के लिए भौतिक उपाय भी काम में लिए जाते हैं, जैसे राशनिंग करना और प्राइस कंट्रोल करना। विदेशों में खाद्यान्न, और जब वस्तु देश में नहीं है तो विदेशों से आयात करना। कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए साख का विस्तार करना। कृषि उत्पादन बढ़ाने, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए साख का विस्तार करना। प्राइस इंडेक्स बनाना, सट्टा मूलक गतिविधियों को रोकना, बफर स्टॉक का निर्माण करना और उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। ये सब भौतिक उपाय हैं। इन उपायों के माध्यम से वस्तु की आपूर्ति में सुधार करके स्फीति पर नियंत्रण किया जाता है। और एक उपाय है आय नीति, जिसमें कीमतें, मजदूरी, लगान, लाभ और मौद्रिक आय में बढ़ोतरी को टालना या कम करना और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। ऐसा करके स्फीति को कम किया जा सकता है। लेकिन 1970 के दशक में एक घटना देखी गई कि बेरोजगारी और स्फीति दोनों साथ साथ देखी गई। इस घटना के अस्तित्व ने फिलिप्स वक्र का जो अवधारणा थी उस अवधारणा को ख़त्म कर दिया। यानी महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ देखी गई, ऊंची बेरोजगारी देखी गई, साथ ही मुद्रास्फीति की दशा भी देखी गई। फिलिप्स ये कहते थे कि यदि हम बेरोजगारी कम करना चाहते हैं तो कीमतें बढ़ेंगी, और अगर हम कीमतें कम करना चाहते हैं तो बेरोजगारी बढ़ेंगी। यानी बेरोजगारी और कीमत स्फीति के बीच में ट्रेड ऑफ है। लेकिन स्टैगफ्लेशन की घटना ने ये बताया कि बेरोजगारी के साथ साथ स्फीति की घटना विद्यमान थी। तो लिप्से क्रिस्टल ये कहते हैं कि वह स्थिति जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है, यानी मुद्रास्फीति होती है, और उत्पादन की मात्रा भी घट जाए या बढ़ती नहीं है, तो यह स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। 1973 से 1979 के बीच में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से तेल आयातक देशों में लागत जनित स्फीति देखी गई। तेल कीमतें बढ़ी और जो देश तेल खरीदते थे उनमें यह स्फीति देखी गई। वास्तविक क्रय शक्ति कम हुई और समग्र मांग में कमी हुई। इस अविस्फीतिकारी परिणाम निकले, इसके अविस्फीतिकारी परिणाम निकले और कृषि पदार्थों की पूर्ति में कमी हो गई, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, मजदूरी, कीमत नियंत्रण और स्फीतिक प्रत्याशाएं, ये सब अमेरिका में इसके कारण ये सब हुआ। यानी हम ये देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुआ तो प्राइस राइज हुआ, और प्राइस राइज के साथ ही प्रोडक्शन भी कम हो गया। स्टैगफ्लेशन दूर करने के लिए स्फीति पर नियंत्रण और उत्पादन वृद्धि दोनों प्रयास साथ करने होंगे। मांग पर नियंत्रण के साथ साथ पूर्ति में वृद्धि करनी होगी। आय को कम करना, ब्याज कम करना, परोक्ष कर और सब्सिडी में कटौती, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आदि उपाय एक साथ करने होंगे, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। यानी यह पाया गया कि बेरोजगारी और स्फीति के मध्य जो विपरीत संबंध है वो नहीं पाया जाता, और इसका कारण है पूर्ति पक्षीय समस्याओं का पाया जाना। और इन पूर्ति पक्षीय समस्याओं का जो उपाय है वो मांग वृद्धि और उत्पादन वृद्धि दोनों पक्षों में एक साथ करके स्टैगफ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ये बताता है कि बेरोजगारी और स्फीति के बीच में जो विपरीत संबंध है वो एक दीर्घकालीन परिघटना नहीं है, ऐसा लंबे समय में नहीं देखा गया। धन्यवाद।